I hope you all are fine and doing your study in a continuous form. So we have to start our first chapter of history, which is about nationalism in Europe. तो हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं. Today we will start its 4th part, which is the age of revolution 1830 to 1848. ठीक है बेटा, तो इसके 3 भाग हम कर चुके हैं. आज इसका 4th पार्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा. तो साथ साथ आप जो है वीडियो के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको. ठीक है, तो साथ में इसके नोट्स बनाते रहिए अपनी फेयर नोटबुक के अंदर. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848. रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी. ठीक है, यानी क्रांतिकारियों का टाइम, एज. तो फर्स्ट इज एज कंजर्वेटिव रिजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. कंजर्वेटिव कौन थे? रूढ़िवादी, यानी जो पुरानी परंपराओं को चाहते थे. देखो, चाहते थे, लेकिन वो जो नेपोलियन के द्वारा जो चेंजमेंट किया गया था ना, वो उसको भी चाहते थे. ऐसा नहीं मान रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें थी एज इट इज़ आए. डेवलपमेंट वो चाहते थे बट नॉट कम्प्लीटली. ठीक है, पूरे तरीके से नहीं चाहते थे. कुछ चीज़ें वो पुराने भी चाहते थे एज इट इज़. तो जैसे ही जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो अपनी ताकतों को ज़्यादा मजबूत कर रही थी. कंसोलिडेट होता है बेटा मजबूत करना. तो उसी टाइम पे लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, लिबरलिज्म यानी उदारवाद, एंड नेशनलिज्म और राष्ट्रवादी केम टू बी इंक्रीजिंगली, वो बढ़ रहे थे, एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन, जो कि क्रांतियों से संबंधित थे. इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, यानी कि जैसे रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी वो अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम पर यूरोप के अनेक रिजिम्स के अंदर, रिजिम्स यानी क्षेत्रों के अंदर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है की क्रांति से द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ के देखा जाने लगा था. रूढ़िवादी ताकतें अपना बढ़ा रही थी. ठीक है, कंजर्वेटिव रिजिम जो है वो खुद की पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पे यूरोप के अनेक भागों के अंदर जो लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म था उसको रेवोल्यूशन से जोड़ के देखा जाने लगा था. ठीक है, जो कि जैसे कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट, जैसे इटली और जर्मनी के राज्य थे. द प्रोविंस ऑफ ऑटमन एम्पायर, और ऑटमन एम्पायर के प्रोविंसेस यानी राज्य थे. आयरलैंड था और पोलैंड था. तो ये सभी यहाँ पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को वो रेवोल्यूशन से जोड़कर देखने लगे थे. व्हेन द फ्रांस स्नीजेज, जब फ्रांस छींकता है, स्नीज होता है बेटा छींकना. मैटरनिक वंस रिमार्क, तो मैटरनिक ने एक बार ये बात कही थी, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है. यानी जो मैटरनिक था ना, उसने एक बार ऐसा कहा था कि फ्रांस अगर छींकता भी है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है. इसका मतलब क्या था? ठीक है, ये आपके जैसे इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, वैसे ये लाइन बोली गई है. तो इसका मतलब ये था कि फ्रांस के अंदर अगर कुछ भी होता है ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अकेले फ्रांस पे ना होकर पूरे यूरोप को हो जाता है. फ्रांस में अगर वो चीज़ कम हुई है तो पूरे यूरोप में वो एक्सट्रीमली हो जाती है. ठीक है बेटा, तो एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, एन इवेंट यानी वो घटना दैट जिसने मोबिलाइज नेशनल फीलिंग, जिसने राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था. अमंग, किन के बीच में? एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस, एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे, एलाइट मतलब पढ़े लिखे अभिजात वर्ग, यानी जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, वेल्दी ग्रुप. ठीक है, अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वो घटना जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एरिस्टोक्रेटिक लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर किया था, वह थी द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वह थी यूनान का, यानी ग्रीक को हिंदी में यूनान बोलते बेटा. तो ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस था, यानी जो उनके स्वतंत्रता संग्राम था, उस घटना ने यूरोप के पूरे एजुकेटेड और जो ये थे इलाइट ग्रुप थे, उनके बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर कर दिया था, उनको मजबूत किया था. ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. ग्रीक जो था ये लगभग 15th सेंचुरी तक, यानी 15वीं शताब्दी तक ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था. ग्रीक
लिविंग इन एग्जाइल यानी यूनान ग्रीक के अंदर जिन लोगों को देश निकाला किया गया था, एग्जाइल होते हैं जिनको देश निकाला दिया गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम, इसके साथ साथ मैनी वेस्ट यूरोपियंस, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड सिंपैथेसिस यानी कि जिनको मतलब सहानुभूति थी फॉर एंशेंट ग्रीक कल्चर, मतलब प्राचीन संस्कृति से जिनको सहानुभूति थी, यानी कि जो यूरोप के ये लोग थे ना, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग थे, उनको जो है एक तो जिनको यूरोप से निकाला गया था उन लोगों का साथ मिला, और दूसरा उन लोगों का भी साथ मिला जो कि एंशेंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी रखते थे, यानी उनसे सहानुभूति रखते थे। इन दोनों का ही साथ यूरोपियन नेशनलिस्ट लोगों को मिला था। अब बात आती है बेटा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन होता है मतलब सोचना, कल्पना करना। रोमांटिक मीन्स एक प्यार वाली फीलिंग, एंड नेशनल फीलिंग और राष्ट्रीय भावना, यानी कि जैसे हम किसी अपने से प्यार करते हैं वैसे ही नेशन के प्रति जो फीलिंग होती हैं उनका। तो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि केवल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का विकास, नेशनलिज्म का जो विकास था, डिड नॉट कम, वो नहीं आया था अबाउट ओनली थ्रू वॉर, यानी केवल युद्ध के द्वारा, एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है बेटा अपनी एरिया का एक्सपेंशन करना, यानी क्षेत्रीय विस्तार करना, कि जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट था वो केवल युद्ध के द्वारा और क्षेत्रीय विस्तार के द्वारा नहीं आया था। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कल्चर था यानी जो संस्कृति थी इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी देश के प्रति विचार का निर्माण करने में कल्चर ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आर्ट एंड पोएट्री यानी कला और कविता, स्टोरीज कहानियाँ, एंड म्यूज़िक और संगीत हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी कि कला के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, संगीत के द्वारा भी लोगों ने अपनी मतलब राष्ट्र के प्रति अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था, उजागर किया था। लेट्स लुक एट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को अगर हम देखें, एक कल्चर मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन विच सोट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी कि अगर हम नेशनलिज्म को देखें तो ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था, यानी कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था विच सोट टू डेवलप, जिसने विकास किया था एक विशेष, ए पार्टिकुलर फॉर्म, एक विशेष प्रकार की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी राष्ट्रीय भावना का, यानी ये सांस्कृतिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक विशेष तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास किया था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज, रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे यानी जो प्यार भरी जो फीलिंग्स, उनके ऊपर जो पोएम लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, कविताएं लिखते थे, वर पोएट जनरली क्रिटिसाइज, उन्होंने आलोचना की थी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकली फीलिंग, यानी कि इन कलाकारों ने क्या किया था, तर्क वितर्क और विज्ञान मतलब जो साइंस के जो गुणगान गाया जाता था उसकी इन्होंने आलोचना की और कहा कि इनकी जगह पर फीलिंग्स को यानी भावनाओं को, इमोशंस को, इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं को, एंड मिस्टिकली फीलिंग और जो रहस्यवादी भावनाएं हैं इनके द्वारा एक्सप्रेस किया जाए। अदर रोमांटिक वर थ्रू फोक सॉन्ग, इसके अलावा जो दूसरे रोमांटिक जो पोएट्स होते थे वो उन्होंने फोक सॉन्ग होता है बेटा लोकगीत यानी जो पारंपरिक गीत होते हैं, फोक पोएट्री यानी पारंपरिक कविताएं, एंड फोक डांस और लोक नृत्य, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, की देश की जो सच्ची आत्मा है ना वो फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस के अंदर है। इसीलिए अगर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर लाना है तो हमें इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, यानी कि म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा भी जो नेशनल फीलिंग है उसको जीवित रखा गया था। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, हर जगह पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था। इम्पोज मतलब लागू किया गया था, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि थोप दिया गया था सबके ऊपर। लाइन कम हो गई बेटा, एक सेवेंथ वाली देखिए। कारोल कर्पिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। कारोल प्रेनेस्की
प्रुस्की जो था, इसने राष्ट्रीय संघर्ष को यानी नेशनल स्ट्रगल को थ्रू हिज ओपेराज, ओपेरा और संगीत से गुणगान किया था इसने। टर्निंग फोक डांस, जो फोक डांस होते थे यानी जो पारंपरिक नाच था, लाइक द पोलोनीज एंड मजूरिका, जो ये पोलेनस और मजूरिका है ना बेटा, ये मतलब पारंपरिक नृत्य हैं वहाँ के, नाच डांस करने की एक कला है, उसके द्वारा इन दोनों लोक नृत्यों के द्वारा इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, इनको राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में बदल दिया था इसने। यानी जो वहाँ की कल्चर था ना, उसको नेशनल फीलिंग के अंदर इसने कन्वर्ट किया था। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो भाषा थी उसने भी राष्ट्रीय भावनाओं के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, हर जगह पर रशियन भाषा को लागू किया गया था। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी ग्रुप कौन सा होता है, देखो आपको बताया था, जब पता भी होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आपने पढ़ा है तो इस चैप्टर के अंदर भी आया था। क्लर्जी ग्रुप होते हैं जो कि चर्च वगैरह में पुजारी का काम करते हैं, ठीक है। तो क्लर्जी ग्रुप के बहुत सारे सदस्यों ने इन पोलैंड के अंदर बिगिन टू यूज लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था एज ए वेपन, एक हथियार के रूप में, ऑफ नेशनलिस्ट रेजिडेंट, यानी कि राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक वेपन के रूप में क्लर्जी ग्रुप ने यूज़ किया था इसको। एज ए रिज़ल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ था, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप, बहुत अधिक संख्या में जो पुजारी थे और बिशप भी वही होते हैं बेटा जो चर्च से संबंधित काम करते हैं, वर पुट इन जेल, उनको जेल में डाल दिया गया था, और सेंट टू साइबेरिया, और या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया गया था, बाय द रशियन अथॉरिटी, यानी रशियन अथॉरिटी के द्वारा, एज पनिशमेंट, मतलब सज़ा के रूप में, फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन, कि वो रशियन भाषा के अंदर उपदेश नहीं दे रहे थे और रशियन भाषा को अपनाने से उन्होंने मना कर दिया था। इसके लिए बहुत सारे पुजारियों को और बिशप्स को या तो जेल में डाल दिया गया था या साइबेरिया भेज दिया गया था, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, हंगर यानी भूख, हार्डशिप यानी कठिनाई, एंड पॉपुलर रिवोल्ट, पॉपुलर यानी कि जो प्रसिद्ध विद्रोह। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, 1830s का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप में बहुत ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कि भारी आर्थिक कठिनाई लेकर आया था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यानी शुरुआती दशक में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन इनॉर्मस इंक्रीज, बहुत अधिक इंक्रीजमेंट हुआ था इन पॉपुलेशन, किसमें, जनसंख्या में, यानी कि 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में बहुत अधिक जनसंख्या जो है वो बढ़ गई थी यूरोप के अंदर। इन मोस्ट कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे देशों में जो है बेरोजगारों की तुलना में रोज़गार ढूंढने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, यानी कि जो जॉब कर सकते थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी यूरोप के अंदर। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, जो गाँव की जनसंख्या थी, माइग्रेटेड टू द सिटीज़, वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर रही थी, टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम, जो कि स्लम का जो स्लम एरिया का होता है बेटा, जो कि झोपड़ी का जो एरिया होता है वो उनमें रहने लगी थी शहरों में जाके। फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी, एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी का बहुत अधिक रूप में बढ़ना, ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड, उसने पेरिस की जो जनसंख्या थी उसको रोड के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था। अब देखो बेटा, आप कभी बोलोगे कभी पोलैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, कभी पेरिस की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखो ये चैप्टर आपका यूरोप के बारे में है, एंड यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट नॉट अ कंट्री। तो पोलैंड, पेरिस, दीज ऑल आर द कंट्रीज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो क्या हो गया था कि भोजन की कमी से और बेरोजगारी के बढ़ जाने से जो पेरिस की जनसंख्या थी वो सड़कों के ऊपर आ गई थी। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, जो नेशनल असेंबली थी उसने एक रिपब्लिक की घोषणा की, मतलब गणतंत्र की एक घोषणा की कि ग्रांटेड, कि दिया जाए सफ्रेज, सफ्रेज होता है बेटा वोटिंग राइट, कि वोट का अधिकार दिया जाए, टू ऑल अडल्ट मेल्स, यानी सभी अडल्ट मेल पुरुषों को, अबाउट 21, यानी जो 21 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया जाना चाहिए, एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और उन्हें काम करने का अधिकार की भी गारंटी उनको दी जानी चाहिए। अर्लियर इन 1845 के आरंभ में वीवर इन साइलेशिया हैड लीड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर,
जो सिलेसिया के जो बुनकर थे, वीवर होता है बेटा बुनकर, उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह किया, रिवोल्ट होता है विद्रोह करना, अगेंस्ट के विरुद्ध, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारों के विरुद्ध, हु सप्लाइड देम, जो उन्हें सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश एक्सटाइल, और उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। यानी कि क्या हुआ, 1845 में है ना, 1845 में सिलेसिया के जो बुनकर थे उन्होंने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल देते थे और बदले में उनसे जो बना बनाया कपड़ा होता था वो लेते थे। ऑन 4 जून एट 2 PM, 4 जून को दोपहर 2 बजे, 2 PM यानी आफ्टर 12 PM, तो 2 बजे के बाद ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, बुनकरों की एक बहुत बड़ी भीड़, इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, वो उनके घरों की तरफ चल पड़ी, एंड मार्च इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेज, और क्या हुआ, वो 2 कतारों में चली और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे उनके मेंशन होता है हवेली, कोठी, वो उनकी हवेली तक पहुंच गई, एंड डिमांडिंग हायर वेज, और उन्होंने ज़्यादा मजदूरी की, उनके साथ मांग की कि हमें जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा दिया जाए। द कॉन्ट्रैक्टर फिल्ड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने पूरे परिवार के साथ पड़ोसी गांव में भाग गए। हाउएवर, जबकि रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, जबकि उस गांव में ऐसे व्यक्ति को मतलब मना कर दिया था कि हम तुम्हें रहने की जगह नहीं देंगे। ही रिटर्न 24 आवर्स, लेकिन वो फिर 24 घंटों में ही वापस लौट आया। हैविंग रिक्वेस्टिंग द आर्मी, सेना को बुलाकर उसकी मदद से वो फिर वापस लौटा, मतलब गांव में गया था लेकिन गांव में उसको रखने से मना कर दिया, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही उसने आर्मी को बुला लिया और फिर वो वापस आ गया। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड, लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, जो टकराव हुआ ना, 11 वीवर्स वर शॉट, तो टकराव में क्या हुआ, जो 11 वीवर्स थे उनको गोली मार दी गई थी। अब 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी लिबरल्स जो लोग थे उनका रेवोल्यूशन। द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर्स 1848, पुअर यानी गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार, स्टार्विंग पीजेंट यानी जो भूखमरी, जो भूख से तड़प रहे थे जो किसान, एंड वर्कर्स और काम करने वाले लोग, इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे यूरोप के देशों में, इन द ईयर्स 1848 यानी 1848 में, जब अनेक यूरोपियन कंट्रीज़ के देशों में गरीब और बेरोजगारी और भूखमरी से किसान लोग जब विद्रोह कर रहे थे, रेवोल्यूशन, तब एक क्रांति, लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, तो एक क्रांति की जो भावना थी ना वो उत्पन्न हो रही थी, किसमें, एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज अंडर वे, यानी कि पढ़े लिखे मध्य वर्ग के बीच में भी एक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों ने, ऑफ लिबरल मिडिल क्लास यानी उदारवादी जो मिडिल क्लास थी उसके पुरुषों ने और औरतों ने जो है कंबाइन देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को इकट्ठा कर दिया था, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधान की जो उनकी मांग थी उसको इकट्ठा कर दिया था, किसके साथ, विद नेशनल यूनिफिकेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण की, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा करना यानी देश को इकट्ठा करना, यानी कि मेल जो फीमेल जो वहाँ की मैन और वुमेन थी उनकी जो डिमांड थी, संवैधानिक जो उनकी डिमांड थी, उस डिमांड को उन्होंने नेशनलिज्म यूनिफिकेशन के साथ कंबाइन कर दिया था। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, अब उन्होंने क्या किया, जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, यानी कि क्या था कि मतलब जर्मन राष्ट्र के लिए उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। विलियम फोर्थ यानी फ्रेडरिक विलियम था बेटा, ये इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक विलियम, रिजेक्टेड इट, उसने उनकी इस डिमांड को जो है, जो ये ड्राफ्ट तैयार किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, और मतलब इन्होंने कहा था कि जो मोनार्ची सब्जेक्ट है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी संविधान के अनुरूप ही राजा को काम करना चाहिए था। तो उनकी इस डिमांड को जो विलियम फोर्थ था पर्शिया का राजा, उसने इसको मना कर दिया था, एंड जॉइन अदर मोनार्च, और उसने उन मोनार्चों का साथ दिया था, मोनार्च होता है राजा, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, जो चुनी हुई असेंबली का विरोध कर रहे थे ना, विलियम फोर्थ ने उन राजाओं का साथ दिया था। वाइल द पोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग, रुपए पैसे वाला वर्ग, अभिजात वर्ग,
और जब सेना का विरोध बढ़ रहा था, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, तो वहीं पर संसद का जो सामाजिक आधार था ना वो कमज़ोर हो गया था। इरोडेड होता है बेटा कमज़ोर होना, सोशल बेसिस यानी सामाजिक आधार, ऑफ पार्लियामेंट मतलब संविधान का, इरोडेड मतलब कमज़ोर हो गया था। संविधान यानी संसद, पार्लियामेंट होता है बेटा संसद का। तो जहाँ पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था, वहीं पर संसद जो पार्लियामेंट था उसका सोशल बेस जो है वो कमज़ोर हो गया था, इरोडेड हो गया था। द इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन लिबरल मूवमेंट। अब क्या था, जो उदारवादी जो ये मूवमेंट चल रहा था ना, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, वो वुमेन्स को की राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए विद इन द लिबरल मूवमेंट, यानी उदारवादी आंदोलन के अंदर ये जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था इसके अंदर जो फीमेल थी उनको पॉलिटिकल राइट्स देने का जो मुद्दा था वो इशू था, वो विवादास्पद था, मतलब जो उसके ऊपर मतलब झगड़ा सा था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, औरतों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाने शुरू किए, फाउंडेड न्यूज़पेपर, अखबार शुरू किए, एंड टेकन पार्ट और भाग लेना शुरू किया इन पॉलिटिकल मीटिंग, राजनीतिक बैठकों के अंदर, एंड डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शनों के अंदर उन्होंने भाग लेना शुरू किया। वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। तब क्या हुआ, जब वुमेन ने इतना किया कि अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली, न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लेना शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू किया गया, तो इसके रिजल्ट के रूप में क्या हुआ कि जो वुमेन थी एडमिटेड ओनली, मतलब उनको केवल अधिकार दिया गया, ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर का अधिकार दिया गया, टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, कि जो दर्शक हैं, जो विजिटर्स हैं उनकी श्रेणी में सिर्फ वो खड़े हो सकती हैं। मोनार्च वर बिगनिंग टू रियलाइज, अब जो राजा थे वो इस बात को समझ गए थे कि साइकिल रियलाइज दैट द साइकिल इफ द रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड बी एंडेड, कि अगर मतलब उदारवादी और जो ये राष्ट्रवादी रेवोल्यूशन हो रही हैं, अगर मतलब जो ये क्रांति है और जो ये रिप्रेशन यानी विरोध हो रहा है, कुड बी एंडेड, इसका एंड तभी किया जा सकता है बाय ग्रांटिंग कंसेशन। ग्रांटिंग कंसेशन मतलब उनको कुछ रियायतें देकर, उनको कुछ छूट देकर, टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, यानी जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी है ना, इनको कुछ छूट देकर ही इस क्रांति का और इस विरोध का जो है वो अंत किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बेटा, टुमारो वी विल मीट विद नेक्स्ट पार्ट। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड बेटा प्लीज़ साइड बाय साइड आप अपनी NCERT बुक पढ़ते रहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।